आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इंटरव्यू में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग वैरायटी के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन ट्रांसफार्मरों को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। देखिए, टाइप ऑफ जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सप्लाई के आधार पर यदि हम ट्रांसफार्मर को देखें तो कितने प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। सप्लाई के आधार पर हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है हमारा 3 फेस ट्रांसफार्मर। अगर हम सप्लाई के आधार पर देखते हैं, इंटरव्यू में आपसे अलग अलग ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि सप्लाई के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि वाइंडिंग के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सर्विस के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर, कूलिंग के आधार पर और कार्य के आधार पर, वर्क के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जैसे कि सप्लाई के आधार पर जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर वो सिंगल फेस और 3 फेस ट्रांसफार्मर होता है। इसमें जो हमारा जो सिंगल फेस का जो ट्रांसफार्मर होता है, यह ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को अप करता है और डाउन करता है। बस इसका दो ही काम होता है। सिंगल फेस जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है, और यह जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें केवल और केवल 2 कॉइलें होती हैं। इसमें ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें 2 कॉइलें होती हैं, इस तरह से लपटी हुई होती हैं। ये इस तरह से एक हमारी कोर होती है और उस पर 2 कॉइलें लपटी हुई होती हैं, और इसमें केवल और केवल हमारी सिंगल फेस सप्लाई ही हमें मिल पाती है। एक तरफ से हम सिंगल फेस देते हैं और दूसरी तरफ से हम वही सिंगल फेस ले लेते हैं। बस कि उसमें परिवर्तन क्या होता है कि वो अप और डाउन दोनों कंडीशन में होती है। जो हमारा 3 फेस का जो ट्रांसफार्मर होता है यह भी सिंगल फेस के ही कॉन्सेप्ट में होता है। बस इसमें क्या होता है कि सिंगल फेस के 3 ट्रांसफार्मरों को इसमें लगा दिया जाता है। सिंगल फेस के 3 ट्रांसफार्मर इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 प्राइमरी के, इस तरह से 3 प्राइमरी के और 3 सेकेंडरी के हमारी कॉइलें होती हैं, और वही हमारी 3 फेस को यहाँ पर हम देते हैं RYB के रूप में, और यहाँ पर हम RYB के रूप में हम ले लेते हैं आउटपुट में। तो ये हमारा हो गया सप्लाई के आधार पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर होता है वह होता है वाइंडिंग के आधार पर। यह 3 प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें से जो हमारा होता है सिंगल वाइंडिंग, उसका बाद होता है हमारा 2 वाइंडिंग, और जो होता है हमारा 3 वाइंडिंग। आपसे इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा इसी तरह से पूछा जाएगा कि सप्लाई के आधार पर बताइए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि सिंगल फेस और 3 फेस 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि वाइंडिंग के आधार पर कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उस तरह आप बताएंगे कि सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है, डबल वाइंडिंग का होता है और ट्रिपल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर हमारा होता है। इसमें क्या होता है कि सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा सिंगल वाइंडिंग का होता है। वो कैसे होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है और बीच बीच में हम टैपिंग निकाल लेते हैं और उससे हम उस सप्लाई को यूज़ कर लेते हैं वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए। यदि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर पे स्पेशल एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, उसकी वाइंडिंग कैसे होती है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से टैपिंग निकाल दी जाती है। तो ये हमारा सिंगल वाइंडिंग का एक ट्रांसफार्मर हो गया। डबल वाइंडिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें 2 वाइंडिंगें होती हैं, और जो हमारा 3 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 वाइंडिंग होती है, सेम इसी तरह से। उसके बाद अगला जो हमारा ट्रांसफार्मर आता है वो बनावट के आधार पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह 3 प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें से पहला होता है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और जो हमारा तीसरा होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। जो यह हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है कि एक हमारी कोर होती है, उसी पर हमारा जो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल होती है वो लिपटी हुई होती है, और उसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। अब इसको क्या करते हैं, हम इस तरह से हम चिपका करके और इस पर हम वाइंडिंग कर देते हैं। तो यह हमारा कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हो जाता है। जो हमारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है इसमें इस तरह से इसकी संरचना होती है, इस तरह से ई होता है और आई होता है। इसमें देखिए इस तरह से ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है और इसके ऊपर हमारी
जो कॉइलें होती हैं वो लिपटी हुई होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से। और एक जो तीसरा होता है हमारा, यह बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है। यह बहुत ही टफ होता है, इसका बहुत ही कम यूज होता है, इसका ना के बराबर यूज होता है। और यह जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें कुछ अलग तरह से इस ट्रांसफार्मर में इस तरह से उलझी हुई हमारी कोर होती है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से यह हमारा बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो यदि आपसे बनावट के आधार पर कोई पूछता है तो आप इन 3 ट्रांसफार्मरों के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है, सर्विस के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्विस के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है हमारा वह पावर ट्रांसफार्मर होता है, और जो दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। अब यह जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या करते हैं हम कि जो हाई वोल्टेज होता है उसको हम स्टेप अप कर करके, मतलब जो हमारा वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम स्टेप अप कर करके इसको हम ट्रांसमिशन लाइनों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक हम भेजते हैं। तो वह हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है, वह वोल्टेज को अप कर करके भेज देता है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, यह ट्रांसफार्मर हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लेते हैं। जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है इस ट्रांसफार्मर की मदद से आता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या होता है, 11 kV का हमारा इनपुट होता है और आउटपुट में हमें 220 वोल्ट या 415 वोल्ट मिल जाता है, ठीक है। या आपका 33 kV है, या हमारा प्राइमरी में देते हैं और सेकेंडरी में हमें 415 वोल्ट मिल जाता है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो इसी ट्रांसफार्मर की मदद से आती है। तो सर्विस के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जो हमारा आता है ट्रांसफार्मर, वो आता है मेजरमेंट के आधार पर। मेजरमेंट के आधार पर हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको हम सीटी लगा करके, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, पावर सिस्टम होता है, वहाँ पर जो हमारी सप्लाई आती है उसमें हम सीटी लगा करके हम करंट को मेजर करते हैं इस करंट ट्रांसफार्मर की मदद से। इससे क्या होता है कि सीटी के साथ हम एक एम्पियर मीटर को कनेक्ट करके हम देखते हैं कि हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम सीटी बोलते हैं। और जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसकी मदद से हम वोल्टेज को हम मेज़र करते हैं। इसको हम, जो हमारी सप्लाई आती है उसमें हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करके हम वहाँ पर देखते हैं कि कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो मेजरमेंट के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, सीटी और पीटी। कूलिंग के आधार पर हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है हमारा एयर कूल ट्रांसफार्मर, और जो दूसरा होता है हमारा वह होता है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, ठीक है। या इसी को हम ड्राई ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, और यह हमारा ऑयल ट्रांसफार्मर होता है, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, इसकी कूलिंग जो है वह एयर से ही होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दूसरा मटेरियल नहीं यूज़ किया जाता है। इसकी कॉइल को हीटिंग से बचाने के लिए क्या होता है कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर से जब हम लोड को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जब करंट का फ्लो होता है तो यहाँ पे हीट उत्पन्न होती है, और इस हीट को रिड्यूस करना ज़रूरी है। अगर नहीं रिड्यूस होगी हीट तो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है वह हमारी जल जाएगी। तो इसी हीट को रिड्यूस करने के लिए इसमें क्या होता है कि जो एयर कूल ट्रांसफार्मर होते हैं इसकी जो कॉइलें होती हैं एकदम एयर में एकदम होती हैं, या एक बॉक्स की तरह बना करके इसमें अंदर होल होते हैं, विंग्स बनी हुई होती हैं, और उन्हीं के माध्यम से एयर एक तरफ से इनपुट होती है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। और उससे क्या होता है कि वेंटिलेशन वहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, उससे क्या होता है कूलिंग होती रहती है। लेकिन जो हमारा ऑयल ट्रांसफार्मर होता है, कि जो हम नॉर्मल अभी तक देखते आ रहे हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा ऑयल ट्रांसफार्मर होता है। उसमें क्या होता है कि इस तरह से एक कंटेनर होता है और इसके अंदर हमारी कॉइल रखी हुई होती है, ट्रांसफार्मर की इस तरह से ऑयल भरा हुआ होता है। अब इसमें जो हीटिंग होती है वह हीटिंग किस में रिड्यूस होती है, इस ऑयल के माध्यम से रिड्यूस होती है। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि रेडिएटर इस तरह से लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर के, उन्हीं के माध्यम से जो हमारा गर्म तेल होता है वो यहाँ पर जो है हीट उसकी ख़त्म होती है। तो कूलिंग के आधार पर 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एयर कूल ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है हमारा ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। और जो हमारा लास्ट ट्रांसफार्मर आता है वो आता है कार्य के आधार पर, या हम वर्क के आधार पर कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं वह हमारा 3 प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर होता है। जिसमें से पहला होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन और तीसरा होता है हमारा इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। यह जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसमें
जो हमारी प्राइमरी होती है ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी साइड में हमारे टर्न जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, इसमें टर्न जो होते हैं कम होते हैं। और जो सेकेंडरी साइड होता है इसमें टर्न जो है वह ज़्यादा होते हैं, जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और एक चीज़ इसमें और ख़ास बात होती है कि इसमें जो तार होते हैं वो मोटा लगाया जाता है प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में तार जो होता है वो पतला लगाया जाता है। यह कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है कैसा होता है। तो प्राइमरी साइड में टर्न कम होंगे और तार जो होता है वो मोटा होगा, और जो सेकेंडरी साइड होगा वहाँ पर टर्न ज़्यादा होंगे और जो तार होगा वह पतला होगा। तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। और दूसरा जो हमारा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें जस्ट इसी का अपोजिट होता है। इसमें प्राइमरी साइड में टर्न ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी साइड में टर्न हमारे कम होते हैं। और जिसमें प्राइमरी साइड जो होता है हमारा उसमें पतला तार यूज़ करते हैं हम, और जो सेकेंडरी साइड होता है इसमें हम मोटा तार का यूज़ करते हैं। यह कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आप दूर कर लीजिएगा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें प्राइमरी साइड में मोटा तार और कम टर्न, और इसमें जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राइमरी साइड में टर्न ज़्यादा होते हैं और तार हमारा पतला लगाया जाता है। इंसुलेशन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है यह ना वोल्टेज को अप करता है और ना ही वोल्टेज को डाउन करता है। ये जैसे वोल्टेज मिलता है उसी तरह से वोल्टेज को ये हमें दे देता है। ये किसी प्रकार से वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं करता है। बस इसका क्या काम होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। तो इंसुलेशन ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया कि यह जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या जैसे कि सडनली जर्क में वोल्टेज जो है हमारा वह ज़्यादा आ गया, तो उस वक्त क्या होगा कि जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं हमारे घरों में या कहीं पर भी वो सारे के सारे हमारे जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। या अचानक से करंट बढ़ गई तो उस वक्त भी हमारे सारे उपकरण खराब हो जाएंगे। तो यह जो ट्रांसफार्मर होता है यह ना वोल्टेज को अप करता है ना डाउन करता है, बस क्या करता है ये इंसुलेशन प्रदान करता है, सेफ्टी देता है कि यह ना वोल्टेज को अप होने देगा और ना ही वोल्टेज को डाउन होने देगा। स्मूथ वोल्टेज हमें मिलती रहेगी और स्मूथ करंट भी हमें मिलती रहेगी। किसी प्रकार से कोई भी अप डाउन वोल्टेज में नहीं होगा, सब चीज़ वह कॉन्स्टेंट देगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांसफार्मर होते हैं। तो मेन जो ट्रांसफार्मर यदि आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, जो हम वर्क लेते हैं ट्रांसफार्मर से, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आप केवल यही 3 ट्रांसफार्मर के बारे में आप बताएंगे, स्टेप अप, स्टेप डाउन और इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। और इस तरह से कोई पूछता है कि ये बताइए कि सर्विस के आधार, सप्लाई के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, वाइंडिंग के आधार पर, बनावट के आधार पर, सर्विस के आधार पर, मेजरमेंट, कूलिंग, इस तरह से कोई पूछता है तो आप इस तरह से समझा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।